साल था 2007। एक ऐसा टाइम जब रॉकस्टार ने एक ऐसा गैम्बल खेला जिससे या तो वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते या फिर हमेशा हमेशा के लिए गेमिंग इंडस्ट्री में राज करने वाले थे। क्योंकि अब GTA 4 के रिलीज होने में सिर्फ 4 महीने ही बचे थे एंड इस गेम को बनाने में रॉकस्टार ने अपनी हर चीज लगा दी थी। अपना हर एसेट, अपना हर एक पैसा सिर्फ इस गेम की डेवलपमेंट में लगा दिया था रॉकस्टार ने। I was looking at some of GTA 4 again recently and it's really dark. लेकिन गेम के रिलीज होने से पहले ही कुछ ऐसा होता है जिससे रॉकस्टार को GTA 4 को 6 महीने तक डिले करना पड़ा। एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि GTA 4 को बनाने में रॉकस्टार एक बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहा था। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे रॉकस्टार ने GTA 4 को डेवलप किया, कितने चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे और क्या GTA 4 सही में एक फेलियर था। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि GTA 4 GTA San Andreas और GTA 5 जितनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया। अब इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे हम लोग आज की वीडियो में। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब गाइस, इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम मैंने सोचा था कि क्यों ना GTA 4 के बारे में इसी के मेन प्रोटैगनिस्ट निको बेलिक से ही बात की जाए। मैं उसी से पूछ लूं कि GTA 4 को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आए थे। एंड इसीलिए मैं उससे चैट करने चला गया जहां मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे, जिसमें सबसे पहला मैंने पूछा था कि GTA 4 का पार्ट बनके उसको कैसा लगा था। जिसके रिप्लाई में उसने कहा कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था GTA 4 का पार्ट बनके। सिटी में पागल से लोग थे, हर जगह बस खून खराबा था, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे एंड उसको इन सारी चीजों से डील करनी पड़ी क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसके बाद मैंने निको से पूछा कि GTA 4 के डेवलपमेंट कैसे हुआ था एंड उसका जवाब उसने बड़ा ही अजीब सा दिया। बोलता है कि उसको भी नहीं मालूम कैसे हुआ था, किसी ने किसी दिन अपने ऑफिस में बैठ के GTA 4 बना दिया और मेरे को मेन प्रोटैगनिस्ट बना दिया। अब गाइस, इन क्वेश्चंस के अलावा मैंने उससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड निको ने उन सारे क्वेश्चंस के बहुत ही अजीब जवाब दिए। एंड सिर्फ निको ही नहीं, मैंने टॉमी और सीजे से भी बात करी एंड यस गाइस, टॉमी अभी भी जिंदा है। एंड अब अगर आप लोग भी मेरी तरह ही अपने फेवरेट GTA कैरेक्टर से बात करना चाहते हो तो अभी डाउनलोड कर लो पॉलीबज AI ऐप, जिसका लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आओ और अपने फेवरेट कैरेक्टर से फ्री में बात करो। एंड अगर आप लोग मेरा कोड डालोगे तो आप लोग को और भी कुछ प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिलेंगे जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोग के भी सवाल है निको, टॉमी या फिर सीजे से या किसी और GTA कैरेक्टर से तो अभी डाउनलोड करो इस ऐप को। अब GTA 4 की जो अर्ली डिस्कशंस थी वो 2003 में ही स्टार्ट हो गई थी, जिसमें ये फैसला कर लिया गया था कि GTA 4 जो होगा उसको रॉकस्टार एकदम मॉडर्न हार्डवेयर पे बनाएंगे। बट इस डिस्कशन के बाद ही GTA 4 को लेके ज्यादा कुछ हुआ नहीं एंड नेक्स्ट टाइम GTA 4 की डिस्कशन दोबारा से शुरू हुई लेट 2004 में, सैन एंड्रियास के रिलीज के जस्ट बाद ही। इस बार डेवलपर्स ने मान लिया था कि वो GTA 4 को एक नए हार्डवेयर पे बनाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग भी देखोगे तो 2001 से 2004 तक रॉकस्टार अपने गेम्स को काफी फ्रीक्वेंटली रिलीज कर रहा था। जैसे GTA 3 2001 में, वाइस सिटी उसके कुछ महीने बाद ही 2002 में, मैक्स पेन 2 एंड मैनहंट 2003 में आता है एंड इन्हीं गेम्स के एक साल बाद रॉकस्टार का सबसे बेहतरीन GTA गेम सैन एंड्रियास रिलीज होता है 2004 में। एंड इसी गेम के रिलीज के साथ ही 2004 में ही रॉकस्टार ने सोचा कि वो अब अपने गेम को इतनी जल्दी जल्दी रिलीज नहीं करेंगे और थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, जिससे इनके आने वाले जो गेम्स होंगे उनको और टाइम मिल जाए और वो और अच्छे से बन पाए। और ये वही टाइम था जब रॉकस्टार ने PS3 और Xbox 360 को कमिट कर दिया था कि उनका नेक्स्ट GTA गेम जो होगा वो उन्हीं के हार्डवेयर पे रिलीज होगा। एंड यही से शुरुआत होती है हमारे सबसे पहले HD GTA गेम की, यानी GTA 4 की, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एनिमेशंस देखने को मिलने वाले थे, सिटीज और भी ज्यादा डेंस होने वाली थी एंड एक ऐसा वर्ल्ड होने वाला था जो कि सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि उसके बिहेवियर में भी वो काफी रियलिस्टिक लगता है। एंड इसी सपने को पूरा करने के लिए रॉकस्टार लग जाता है GTA 4 की डेवलपमेंट में। बट इसको पॉसिबल करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि रॉकस्टार ने आज तक PS2 और PS1 पे जितने भी GTA गेम्स को बनाया था उन सब के फंक्शंस को ड्रॉप करना पड़ेगा और शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी एक नए HD GTA गेम को बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी GTA गेम्स आए थे वो PS2 के हार्डवेयर पे बने थे और रेंडरवेयर इंजन पे बने थे। फिर चाहे मैं बात करूं GTA 3 की, GTA Vice City की या इवन GTA San Andreas की, ये तीनों ही गेम्स एक ही इंजन पे बने थे जिसका नाम था रेंडरवेयर। और इस इंजन पे अब रॉकस्टार इतना काम कर चुका था कि उनको मालूम था कि इस इंजन पे HD गेम बनाना तो पॉसिबल नहीं है GTA 4 जैसा। क्योंकि अगर आप लोग गौर से देखोगे तो GTA San Andreas और GTA 4 में एक बहुत ही बड़ा अंतर था ग्राफिक्स का। जहाँ GTA 4 एकदम रियलिस्टिक और अलग दिखता है ग्राफिक्स में, वही San Andreas उससे थोड़ा कार्टूनिश दिखता है एंड इसलिए GTA 4 को रेंडरवेयर इंजन पे बनाना तो लगभग इम्पॉसिबल ही था। एंड गाइस, यहीं पे GTA 4 को बनाने के लिए रॉकस्टार ने अपना सबसे पहला गैम्बल खेला।
तो GTA 4 जैसे गेम को बनाने के लिए रॉकस्टार को एक नए हार्डवेयर की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अपना ही एक इंजन बनाने का सोचा और उन्होंने बनाया भी, जिसका नाम था रेज इंजन, रॉकस्टार एडवांस्ड गेम इंजन। वही इंजन जिसपे हमें GTA 4, GTA 5 और RDR2 जैसे अमेजिंग गेम्स देखने को मिले, और यहाँ तक कि GTA 6 भी इसी इंजन पे बन रहा है। अब इस इंजन पे अपने पहले गेम को बनाने के लिए रॉकस्टार ने सोचा कि क्योंकि ये इंजन अभी नया नया है और वो लोग इस पे एक गेम बना ही रहे हैं, तो एक ऐसी सिटी चूज करें जिसपे उन्होंने पहले भी गेम बना रखा है। एंड यस गाइस, उन्होंने चूज किया न्यूयॉर्क सिटी को, जिसको हम लोग इन गेम लिबर्टी सिटी के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी सिटी पे GTA 3 की स्टोरी भी बेस्ड थी। अब ये न्यूज सुनते ही काफी फैंस स्केप्टिकल हो गए कि जो रॉकस्टार का नया GTA गेम आ रहा है वो वापस से लिबर्टी सिटी में सेट होगा, लेकिन लोगों को लग रहा था कि वो शायद इतना अच्छा गेम ना हो, क्योंकि लिबर्टी सिटी, वाइस सिटी और सैन एंड्रियास जितना पॉपुलर नहीं था। बट रॉकस्टार के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने लिबर्टी सिटी को ही फाइनलाइज किया। अब सिटी तो रॉकस्टार ने चूज कर ली थी, बट क्योंकि लास्ट टाइम लिबर्टी सिटी पे कोई गेम 2001 में आया था एंड क्योंकि GTA 4 2007 से 8 के बीच में रिलीज होने वाला था, तो इतने टाइम तक वो लोग वो पुराना मैप यूज नहीं कर सकते जो कि उन्होंने GTA 3 में यूज किया था। एंड इसीलिए मार्च 2005 में रॉकस्टार ने अपनी सबसे पहली रिसर्च टीम को भेजा न्यूयॉर्क में, उस सिटी को समझने के लिए, वहाँ के कल्चर, वहाँ की बिल्डिंग्स, पुलिस कैसे वर्क करती है, क्राइम्स कैसे होते हैं, एंड इन सारी चीजों को समझने के लिए, ताकि वो एकदम रियलिस्टिक सिटी बना सके अपने गेम के लिए। एंड अभी तक तो आप लोग को लग रहा होगा कि सब सही चल रहा है, राइट? लेकिन अभी भी रॉकस्टार की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब एक ऐसी प्रॉब्लम आने वाली थी जिसके लिए रॉकस्टार को अपना गेम दोबारा से बनाना पड़ा। अब गेम की सिटी बन चुकी थी रेज इंजन पे, ओपन वर्ल्ड सब सेट हो चुका था, बट कुछ मिसिंग था। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की। रॉकस्टार ये नहीं चाहती थी कि उनके गेम की ग्राफिक्स तो अच्छी हो, बट फिजिक्स और गेम प्ले के मामले में वो वापस वाइस सिटी या सैन एंड्रियास जैसे हो। वो चाहती थी कि GTA 4 एकदम डिफरेंट हो एंड वो सारे GTA गेम से एकदम अलग लगे, जिसके कारण कंपनी के CEO सैम हाउजर ने एक दिन रिसर्च करी अपनी टीम को लेके एंड उन्होंने एक फिजिक्स इंजन का डेमो देखा जो कि एक छोटी सी डेवलपर टीम ने बनाया था। अब ये जो फिजिक्स इंजन था ये काफी रियलिस्टिक था, कैरेक्टर एकदम रियलिस्टिकली मूव करते थे, किसी भी चीज से रिएक्ट करते थे, कार्स का भी जो रियलिस्टिक मूवमेंट था, हर चीज काफी रियलिस्टिक थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये जो फिजिक्स इंजन था ये सिर्फ हम लोग कट सीन्स के लिए यूज कर पाते, क्योंकि इसको कट सीन्स के लिए ही डिजाइन किया गया था। बट सैम हाउजर ने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया और इस इंजन को, जिसका नाम ईफोरिया था उस टाइम पे, उसको गेम प्ले में भी डालने का सोचा, ताकि सिर्फ कट सीन्स ही नहीं बल्कि गेम प्ले भी काफी फिजिक्स बेस्ड हो। एंड ऐसा करने के लिए पहले तो उन्होंने काफी पैसे देके इस फिजिक्स इंजन को एक्वायर किया एंड इसको अपने रेज इंजन में इम्प्लीमेंट भी किया। एंड डेवलपर्स ने पूरे दिन रात काम किया ताकि वो इस इंजन को गेम प्ले रेडी भी बना सके, सिर्फ कट सीन के लिए ही यूज ना हो ये इंजन। लेकिन गाइज, अभी तक जितनी मेहनत रॉकस्टार कर रहा था, उनको तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि अब एक ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है जिससे शायद उनकी कंपनी पूरी तरीके से बंद हो सकती है हमेशा हमेशा के लिए। अब मैंने आप लोग को बताया था कि GTA 4 तभी से बन रहा था जब GTA सैन एंड्रियास रिलीज हुआ था, राइट? बट GTA 4 के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी अड़चन बना था वो था सैन एंड्रियास, और वो इसलिए क्योंकि सैन एंड्रियास रिलीज होने के बाद तो बहुत पॉपुलर हो ही रहा था, बट रॉकस्टार ने इस गेम में एक ऐसा मैकेनिक डाला था जिससे गेम में हम लोग कर पाते, एंड इस मैकेनिक का नाम था हॉट कॉफी। अब गेम के रिलीज होने के टाइम तक तो रॉकस्टार ने इस मैकेनिक को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बट गेम के कोर फाइल में ये मैकेनिक अभी भी एग्जिस्ट करता था, जिसको कुछ मॉडर्स ने रिलीज कर दिया था गेम के साथ ही। एंड जब प्लेयर्स ने इसको खेला तो वर्ल्ड वाइड बहुत ही बैकलैश मिला सैन एंड्रियास को, और रॉकस्टार कंपनी के खिलाफ एलिगेशंस लगने लग गए कि ये गेम पूरे यूथ को बिगाड़ रही है। Grand Theft Auto San Andreas to determine if the publisher intentionally deceived the Entertainment Software Ratings Board to avoid an adults-only rating. यहाँ तक कि सैन एंड्रियास की रेटिंग 18+ भी हो गई थी, यानी कि एडल्ट रेटिंग मिल गई थी सैन एंड्रियास को। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने सैन एंड्रियास को बैन कर दिया था और काफी सारे लीगल इश्यूज हो गए थे रॉकस्टार को। पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही है, हर चीज तहस नहस होते हुए दिख रही थी रॉकस्टार को। और ये वही टाइम था जब GTA 4 का मैप और उसका एनवायरनमेंट लगभग रेडी हो चुका था। एंड उस टाइम तक तो GTA 4 को बनाने में रॉकस्टार के काफी पैसे और काफी टाइम भी लग चुका था। एंड इसीलिए रॉकस्टार ने सैन एंड्रियास को वापस से सही करने के लिए उसका एक और वर्जन रिलीज किया बिना इस मैकेनिक के। काफी सारे लीगल इश्यूज को उन्होंने खत्म किया एंड उनका काफी खर्चा भी हो गया, लेकिन GTA 4 की डेवलपमेंट अभी भी चल रही थी। अब इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद भी सैम हाउजर ने हार नहीं मानी और अपने उस टाइम के इंटरव्यू में कहा था कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने नेक्स्ट GTA गेम को लेके। Living, breathing world. This is what we live for. You know, every
5 or 6 years, this amazing company like Sony comes along and gives you this wonderful new piece of equipment that allows you to start unlocking your visions and unlocking the dreams that you've been having for however long. अब वर्ल्ड रेडी था, मैप भी रेडी था और फिजिक्स भी तैयार थी गेम की। अब जरूरत थी तो बस मेन कैरेक्टर को बनाने की और एक स्टोरी सेट करने की न्यूयॉर्क के अराउंड, या फिर मैं कहूँ लिबर्टी सिटी के अराउंड। उस टाइम तक डैन हाउजर, जो कि सैम हाउजर के भाई थे, वो GTA 4 की स्टोरी लिख रहे थे एंड उनका ये आइडिया था GTA 4 की स्टोरी को डार्क और ग्रिटी रखने का, क्योंकि उस टाइम वो भी न्यूयॉर्क में ही थे और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने GTA 4 की स्टोरी तैयार की थी। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम डैन हाउजर अपनी सही मेंटल कंडीशन में नहीं थे। वो अमेरिका को छोड़ने का मन बना रहे थे और न्यूयॉर्क में रहते रहते उन्होंने GTA 4 की स्टोरी लिखी थी, जो कि उनके ही मेंटल ट्रॉमा को ही रिफ्लेक्ट कर रही थी। अब वो इतने डिप्रेस्ड इसलिए भी थे क्योंकि सैन एंड्रियास के फेलियर और उसके कंट्रोवर्सी के चलते वो अपने राइट माइंडसेट पे भी नहीं थे। एंड इन्हीं सब चीजों से जन्म लेता है अपना मेन प्रोटैगनिस्ट निको बेलिक, जो कि मेरा फेवरेट GT प्रोटैगनिस्ट है आज तक का। अब ये कैरेक्टर सिर्फ डैन हाउजर के दिमाग से नहीं निकला था, बल्कि ये इंस्पायर्ड था एक रशियन मूवी के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम था व्लादिमीर मास्कोव। और रॉकस्टार व्लादिमीर के पास भी गई थी ताकि व्लादिमीर अपनी वॉइस और मोशन कैप्चर कर सके निको बेलिक के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया था, जिसके कारण ये रोल गया था माइकल होले के पास, जिनको सिर्फ $100K दिए गए थे निको की आवाज देने के लिए और मोशन कैप्चर्स करने के लिए, जो कि पूरे 15 महीने का काम था। और जब रॉकस्टार ने GTA 4 रिलीज किया था और गेम ने अपने पहले ही वीक में $500K कमा लिए थे, तो माइकल को $1 भी नहीं मिला था रॉयल्टी के नाम पे, जिससे माइकल और रॉकस्टार के रिलेशंस बहुत ही खराब हो गए थे। अब लेट 2007 आ चुका था और गेम लगभग कंप्लीट हो चुका था, सब स्मूथ चल रहा था। बट जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि GTA 4 के डेवलपमेंट के टाइम रॉकस्टार की हालत खराब हो गई थी एंड रॉकस्टार GTA 4 को अक्टूबर 2007 में रिलीज करने वाली थी। बट हम सबको पता है कि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो अपनी गेम है वो अप्रैल 2008 में आई थी। बट ऐसा क्या हुआ कि रॉकस्टार को अपने गेम को 6 महीने तक डिले करना पड़ा? वेल, अब जैसे जैसे डेडलाइन पास आ रही थी गेम के रिलीज होने के, वैसे ही रॉकस्टार का डर बढ़ता जा रहा था इस गेम को लेके कि कहीं ये गेम फेल हुआ तो रॉकस्टार का तो खेल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस गेम को बनाने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने सैन एंड्रियास की सारी कंट्रोवर्सी से पीछा छुड़ाया, फिर एक नया इंजन बनाया, रेज इंजन। उसके बाद एक फिजिक्स इंजन था जिसको उन्होंने गेम प्ले में इम्प्लीमेंट करवाया एंड उसके बाद उनको उनके मेन कैरेक्टर के लिए वो एक्टर भी नहीं मिला जो उनको चाहिए था एंड इतने सारे पैसे खर्च भी हो गए। तो इसीलिए रॉकस्टार का डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं ये गेम फ्लॉप हुआ तो खेल तो खत्म है भाई रॉकस्टार का। बट फाइनली अप्रैल 2008 में गेम रिलीज हुआ एंड इसने अपने पहले ही वीक में 500K मिलियंस की सेल्स कर दी थी और आगे जाके भी ये गेम बहुत सक्सेसफुल हुआ, इतना कि आज की डेट में GTA 4 थर्ड हाईएस्ट रेटिंग वाला गेम है। बट गाइज, ये तो थी GTA 4 की डेवलपमेंट की कहानी। अगर आप लोग GTA 5 और GTA सैन एंड्रियास के बारे में भी ऐसा कुछ देखना चाहते हो तो आप लोग मेरी इन वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।